नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया में। आज हम सीखने वाले हैं FMEA ट्रेनिंग के बारे में, यानी फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। इस ट्रेनिंग में हम समझेंगे कि कैसे हम प्रोसेस या प्रोडक्ट में संभावित फेलियर्स को पहचान सकते हैं, उनके इफेक्ट्स जान सकते हैं और उन्हें रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। FMEA सिर्फ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिस्क रिडक्शन और प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रेनिंग के दौरान हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि FMEA कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं और किस तरह से इसे प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं FMEA के बारे में पूरी डिटेल। इंट्रोडक्शन टू FMEA। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे FMEA यानी फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस के बारे में। FMEA एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसका इस्तेमाल हम प्रोसेस, प्रोडक्ट या सिस्टम में संभावित फेलियर्स को पहले से पहचानने के लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स आने के बाद रिएक्ट नहीं करते, बल्कि प्रोएक्टिवली उन्हें प्रिवेंट करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसमें हम हर फेलियर मोड को एनालाइज करते हैं, उसके इफेक्ट्स और पॉसिबल कॉजेज को समझते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से फेलियर्स सबसे ज्यादा रिस्क वाले हैं और कौन कौन से एक्शंस लेना सबसे जरूरी है। FMEA केवल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि ऑपरेशंस की रिलायबिलिटी और सेफ्टी बढ़ाने में भी मदद करता है। इस अप्रोच से हम फेलियर्स को होने से पहले रोक सकते हैं और अपने सिस्टम को ज्यादा रोबस्ट और डिपेंडेबल बना सकते हैं। मुख्य रूप से FMEA हमें ये सिखाता है कि संभावित फेलियर मोड्स को पहचानना और एनालाइज करना, उनके इफेक्ट्स और कॉजेज को समझना, फेलियर्स को होने से पहले प्रिवेंट करना, प्रोएक्टिव क्वालिटी इंप्रूवमेंट को प्रमोट करना और ऑपरेशंस की रिलायबिलिटी और सेफ्टी बढ़ाना। यानी FMEA सिर्फ एक एनालिसिस टूल नहीं है, बल्कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जो हमें हमेशा एक स्टेप आगे रहने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ FMEA। अब जब हमें पता चल गया कि FMEA क्या है और क्यों जरूरी है, तो चलिए समझते हैं कि FMEA के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इन्हें कब यूज किया जाता है। FMEA को अलग अलग तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एनालिसिस किस फोकस के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले है डिजाइन FMEA DFMEA। DFMEA में हम प्रोडक्ट डिजाइन में संभावित फेलियर्स को प्रोडक्शन शुरू होने से पहले एनालाइज करते हैं। इसका मकसद है डिजाइन फेज में ही रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेना, ताकि प्रोडक्ट लॉन्च के बाद कोई बड़ी समस्या न आए। दूसरा है प्रोसेस FMEA PFMEA। PFMEA मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली प्रोसेसेस में फेलियर्स को एनालाइज करता है। इसका फोकस होता है ये समझना कि प्रोडक्शन या असेंबली में कौन कौन से स्टेप्स रिस्की हो सकते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। तीसरा है सिस्टम FMEA। सिस्टम FMEA पूरे सिस्टम लेवल पर फेलियर्स को एसेस करता है, यानी ये देखने में मदद करता है कि सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स में फेलियर्स होने पर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे प्रभावित होगी। इन सभी टाइप्स का मुख्य उद्देश्य होता है प्रोएक्टिव रिस्क प्रिवेंशन, और सही टाइप का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट किस फेज में है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस तरह DFMEA, PFMEA और सिस्टम FMEA मिलकर हमें फेलियर को पहले से पहचानने और रोकने की कैपेबिलिटी देते हैं। When to apply FMEA। दोस्तों, अब जब हमें पता चल गया कि FMEA के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो अगला सवाल ये आता है कि FMEA को कब अप्लाई करना चाहिए ताकि इसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। सबसे जरूरी स्टेज होती है न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट। इस फेज में FMEA का यूज करके हम फेलियर्स को पहले से पहचान सकते हैं और प्रोडक्शन या इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। इसके अलावा FMEA तब भी लागू किया जाता है जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस में चेंजेस किए जा रहे हों। यानी अगर डिजाइन या प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन है तो उससे जुड़ी पोटेंशियल रिस्क को एवेल्युएट करना जरूरी है। FMEA का यूज कस्टमर कंप्लेंट्स या फीडबैक आने के बाद भी किया जाता है। अगर कोई रिकरिंग इश्यू है तो FMEA हेल्प करता है उसे एनालाइज करने और फ्यूचर में प्रिवेंट करने में। साथ ही पीरियोडिक प्रोसेस रिव्यूज के दौरान FMEA करना भी बेनिफिशियल है। इससे हमें समय समय पर प्रोसेसेस की रिलायबिलिटी और क्वालिटी मेंटेन करने में मदद मिलती है। मुख्य टेकअवे यह है कि FMEA हमेशा हमें रिस्क्स आइडेंटिफाई करने और प्रिवेंटिव एक्शंस प्रायोरिटाइज करने में गाइड करता है। FMEA टीम एंड इनपुट्स रिक्वायर्ड। अब हम समझेंगे कि FMEA को सफल बनाने के लिए किस तरह की टीम और इनपुट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले FMEA एक क्रॉस फंक्शनल टीम से किया जाता है।
इसका मतलब है कि टीम में अलग अलग एक्सपर्टीज वाले लोग शामिल हों, जैसे डिजाइन, प्रोसेस, क्वालिटी और प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स। हर मेंबर अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बताता है कि कहां कहां फेलियर्स हो सकते हैं और कौन कौन से कंट्रोल्स मौजूद हैं। इसके साथ ही FMEA शुरू करने से पहले जरूरी है कि सभी रेलेवेंट डेटा तैयार किया जाए। इसमें शामिल हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट्स जो स्टेप्स को क्लियरली दिखाएं, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस ताकि डिजाइन रिलेटेड रिस्क समझ में आए, पास्ट फेलियर रिपोर्ट्स और कस्टमर फीडबैक ताकि हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जा सके। जब ये सब इनपुट्स तैयार होते हैं और टीम के सभी मेंबर्स मिलकर काम करते हैं, तो फेलियर मोड्स की पहचान और रिस्क असेसमेंट बहुत एक्यूरेट और इफेक्टिव बन जाती है। याद रखें, प्रॉपर प्रिपरेशन ही FMEA की सफलता की कुंजी है। FMEA टर्मिनोलॉजी। अब जब हम FMEA की टीम और आवश्यक इनपुट्स के बारे में जान चुके हैं, तो अगला स्टेप है FMEA की टर्मिनोलॉजी को समझना। ये टर्म्स समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम एनालिसिस सही तरीके से और मीनिंगफुल तरीके से कर सकें। सबसे पहले है फेलियर मोड। ये बताता है कि किस तरीके से कोई कंपोनेंट, प्रोसेस या सिस्टम फेल हो सकता है, यानी संभावित फेलियर का नेचर क्या है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ फेलियर। यह एक्सप्लेन करता है कि उस फेलियर का प्रोडक्ट या प्रोसेस पर क्या इंपैक्ट होगा। इससे हमें पता चलता है कि फेलियर कितना गंभीर है। तीसरा है कॉज ऑफ फेलियर। यह आइडेंटिफाई करता है कि क्यों और कैसे ये फेलियर हो सकता है, यानी अंडरलाइन रीजन को समझना। और चौथा है करंट कंट्रोल्स। ये बताता है कि वर्तमान में कौन कौन से मेजर्स हैं जो फेलियर को रोकने या डिटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी लागू हैं। इन सभी टर्म्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग से हम रिस्क के आधार पर एक्शंस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और FMEA रिजल्ट्स को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। FMEA मेथडोलॉजी स्टेप्स। अब जब हम FMEA टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं, तो अगला स्टेप है FMEA की मेथडोलॉजी या स्टेप्स को जानना। FMEA एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिससे हम रिस्क्स को सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पोटेंशियल फेलियर मोड्स और उनके इफेक्ट्स की पहचान। इस स्टेप में हम सोचते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस या सिस्टम्स फेल हो सकते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होगा। इसके बाद हम कॉजेज ऑफ फेलियर को डिटरमिन करते हैं और करंट कंट्रोल्स को रिव्यू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फेलियर्स क्यों हो रहे हैं और वर्तमान में कौन कौन से मेजर्स ऑलरेडी लगाए गए हैं। तीसरा स्टेप है इवैल्यूएशन। हर फेलियर को सेवेरिटी, अकरेंस और डिटेक्टेबिलिटी के आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है ताकि हम जान सके कि कौन कौन से फेलियर्स सबसे ज्यादा रिस्क वाले हैं। उसके बाद आता है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। इवैल्यूएशन के आधार पर हम तय करते हैं कि किन फेलियर्स पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए। अंत में हम करेक्टिव एक्शंस प्लान और इम्प्लीमेंट करते हैं और FMEA को रेगुलरली अपडेट करते हैं। इससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पॉसिबल होती है और सिस्टम हमेशा रोबस्ट और रिलायबल बना रहता है। रिस्क प्रायोरिटी नंबर RPN। अब जब हम FMEA मेथडोलॉजी समझ चुके हैं, तो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्क प्रायोरिटी नंबर या RPN। RPN FMEA में रिस्क क्वांटिफाई करने का एक तरीका है, यानी यह बताता है कि कौन सा फेलियर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। RPN कैलकुलेट करने के लिए 3 फैक्टर्स यूज होते हैं। सेवेरिटी यह मेजर करता है कि फेलियर का इम्पैक्ट कितना गंभीर होगा। अकरेंस ये बताता है कि फेलियर कितनी बार होने की संभावना है। डिटेक्शन यह एसेस करता है कि फेलियर को आइडेंटिफाई करने का चांस कितना है। RPN निकालने का फॉर्मूला है RPN इक्वल्स सेवेरिटी गुना अकरेंस गुना डिटेक्शन। जितना हायर RPN होगा उतना हायर रिस्क होगा। इससे टीम को पता चलता है कि कौन कौन से इश्यूज सबसे क्रिटिकल हैं और उन्हें पहले एड्रेस करना चाहिए। RPN का रेगुलर रिव्यू करना भी जरूरी है ताकि रिस्क कंटिन्यूअसली मॉनिटर और कंट्रोल किए जा सकें। इस अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशंस करेक्टिव एक्शंस प्रायोरिटाइज कर पाती हैं और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट कर पाती हैं। रेकमेंडेड एक्शंस एंड फॉलोअप। जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज कर लिया है, तो अगला स्टेप है रेकमेंडेड एक्शंस और फॉलोअप। यानी अब हमें यह तय करना है कि कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि फेलियर्स को रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा सके। सबसे पहले टीम प्रायोरिटाइज्ड रिस्क्स के आधार पर करेक्टिव एक्शंस प्लान करती है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइमलाइंस असाइन की जाती हैं ताकि हर एक्शन अकाउंटेबल तरीके से पूरा हो। इतना ही नहीं, इम्प्लीमेंटेड एक्शंस की इफेक्टिवनेस को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि एक्शन सही में काम कर रहे हैं और फेलियर्स दोबारा नहीं हो रहे। जब कोई चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो FMEA को अपडेट करना भी जरूरी है।
इस तरह रेगुलर फॉलोअप और अपडेट से हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सिस्टम की रिलायबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। यानी रेकमेंडेड एक्शंस और फॉलोअप एफएमईए का वो स्टेप है जो एनालिसिस को प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल बनाता है। लिंक बिटवीन एफएमईए एंड अदर कोर टूल्स। अब जब हमने एफएमईए की स्टेप्स और फॉलोअप समझ लिए हैं तो नेक्स्ट है एफएमईए का कनेक्शन अन्य कोर क्वालिटी टूल्स के साथ। एफएमईए सिर्फ अकेला टूल नहीं है, बल्कि यह कंट्रोल प्लान, एपीक्यूपी, पीपीएपी और एसपीसी जैसे टूल्स के साथ मिलकर काम करता है ताकि कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट पॉसिबल हो सके। सबसे पहले एफएमईए कंट्रोल प्लान को इनपुट देती है। यह आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से प्रोसेस स्टेप्स क्रिटिकल हैं और उन्हें ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए। एफएमईए एपीक्यूपी में भी मदद करता है क्योंकि यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में पोटेंशियल फेलियर्स को आइडेंटिफाई करता है। इससे डिजाइन और प्रोसेस में पहले से इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। इसके साथ ही एफएमईए का इंटीग्रेशन पीपीएपी के साथ प्रिवेंटिव एक्शंस को ट्रैक करने में मदद करता है। और एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की मदद से हम प्रोसेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और डिविएशंस जल्दी पकड़ सकते हैं। इस तरह एफएमईए और इन कोर टूल्स का कॉम्बिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी को मजबूत करता है और रिलायबिलिटी बढ़ाता है। कॉमन मिस्टेक्स इन एफएमईए। अब जब हमने एफएमईए की मेथोडोलॉजी और कोर टूल्स के साथ लिंक समझ लिए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि टीम्स अक्सर एफएमईए में कौन कौन सी मिस्टेक्स करती हैं। इन मिस्टेक्स के कारण एफएमईए की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। सबसे पहले कई बार टीम केवल ऑब्वियस फेलियर मोड्स पर फोकस कर देती है और हिडन या लेस ऑब्वियस रिस्क्स को इग्नोर कर देती है। दूसरा, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन स्किप करना भी बड़ी गलती है। अगर अलग अलग एक्सपर्टीज वाले मेंबर्स डिस्कस नहीं करेंगे तो कई फेलियर्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। तीसरा, आउटडेटेड या इनएक्यूरेट डेटा का यूज करना भी एफएमईए को वीक बना देता है। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स, प्रोसेस डेटा और कस्टमर फीडबैक हमेशा अपडेटेड और रिलायबल होना चाहिए। चौथा, चेंजेस के बाद एफएमईए को अपडेट नहीं करना भी कॉमन मिस्टेक है। प्रोसेस या डिजाइन में बदलाव आए तो एफएमईए भी रिवाइज होना चाहिए। और अंत में, एक्शंस को रिस्क के आधार पर प्रायोरिटाइज न करना भी एफएमईए रिजल्ट्स को कम इफेक्टिव बना देता है। इन कॉमन मिस्टेक्स को जानकर टीम्स अपने एफएमईए एनालिसिस को ज्यादा एक्यूरेट और यूजफुल बना सकती हैं। बेनिफिट्स ऑफ एफएमईए समरी। दोस्तों, अब जब हमने एफएमईए की पूरी मेथोडोलॉजी, टूल्स और कॉमन मिस्टेक्स समझ ली हैं, तो चलिए जानते हैं कि एफएमईए से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एफएमईए ऑर्गेनाइजेशंस को फेलियर्स और डिफेक्ट्स को प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स होने से पहले ही आइडेंटिफाई और कंट्रोल हो जाती हैं। एफएमईए से प्रोडक्ट और प्रोसेस रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है और साथ ही सेफ्टी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। इसके अलावा ये टीम कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है और ऑर्गेनाइजेशन में प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर क्रिएट करता है। जब एफएमईए को अन्य क्वालिटी टूल्स जैसे कंट्रोल प्लान, एपीक्यूपी, पीपीएपी और एसपीसी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और स्ट्रॉन्गर ओवरऑल परफॉर्मेंस अचीव कर पाती हैं। तो एफएमईए सिर्फ एक एनालिसिस टूल नहीं, बल्कि यह ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और क्वालिटी एक्सीलेंस में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो दोस्तों, आज की एफएमईए ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। हमने जाना कि एफएमईए क्या है, इसके टाइप्स, कब और कैसे अप्लाई करना है, मेथोडोलॉजी, आरपीएन, टीम और इनपुट्स, कॉमन मिस्टेक्स और सबसे बड़ी बात, इसके बेनिफिट्स। उम्मीद है कि अब आप एफएमईए को प्रैक्टिकली समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट्स या प्रोसेसेस में यूज कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और ट्रेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा यूजफुल लगा और अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहें और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आगे बढ़ते रहें।